हेलो डियर्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस। आज के इस वीडियो में जो कि हमारा सीरीज चलता आ रहा है 2025 एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें जो मेरी भूमिका है वो ये है कि हम लोग टोटली अनसॉल्व्ड पेपर इस चैनल पे सॉल्व करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सेट नंबर 7 सॉल्व करके दिखाऊंगा जो कि 2024 का सेट नंबर 7 है। ठीक है, और 2024 का सेट नंबर 7 का हम लोग पहले इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो खंड आ पढ़ेंगे और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो खंड बा के लिए आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो पूरी तरह से देखना है और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करके अच्छे से नोट्स बना करके और अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना है, जिससे कि आपका रिजल्ट और बहुत ही बेहतर आए और आप एक अच्छे मार्क्स की तरफ बढ़ सकें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब देखिएगा, लिखा हुआ है सेट नंबर 7 2024 का खंड आ में हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि यदि 65 और 117 के HCF को 65P माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा। ठीक है, यानी कि 65 और 117 का जो HCF होगा वो बराबर होगा किसके, 65P माइनस 117 के। तो यहाँ मैंने उसको इसी तरह से लिख लिया है कि 65 117 का HCF बराबर 65P माइनस 117। ठीक है, अब मैं HCF निकालने जा रहा हूं 65 का 117 से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, छोटे वाले नंबर से दूसरे वाले नंबर में डिवाइड कर देना है। तो 65 कम 65, 7 में से 5 गया आया 2 और 11 में से 6 गया आया 5। अब 52 से जब तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा मैं उसके पहले वाले डिवाइजर में क्या करता रहूँगा, डिवाइड करता रहूँगा। यानी कि 52 का डिवाइड किस में करेंगे, 65 में। 52 वंस आर 52, 5 माइनस 2 कितना होता है 3 और 6 माइनस 5 कितना होता है 13। अभी भी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो उसके पहले वाले डिवाइजर में मैं फिर डिवाइड करूँगा, यानी कि 52 में मैं डिवाइड करूँगा किससे, 13 से। तो 13 फोर्स आर 52। अब यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो जो रिमाइंडर को 0 लाता है वही मेरा क्या होता है, HCF होता है। यानी यहाँ HCF कितना आया, 13 आया। इट मीन्स 65 और 117 का जो HCF है उसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 13। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, 13 लिख दूंगा। और ये इक्वल किसके है, ये है 65P माइनस 117 के, 65P माइनस 117 की। ठीक है, अब यहां से मुझे वैल्यू फाइंड करनी है P की, तो मैं 65P को यहीं छोड़ दूंगा और इधर इक्वल लगा दीजिए। इधर का 13 और ये माइनस में 117 इक्वल किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 117। ठीक है, अब बताइएगा मुझे 65P ये बराबर कितना होगा, 117 प्लस 13 बराबर होता है 130। ठीक है, 130। अब आप जानते हैं कि P की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो P को यहीं छोड़ दीजिए और गुणे में 65 इक्वल किधर आएगा तो क्या होगा, बटे में 65। और 65 का डिवाइड करेंगे तो 65 दुना कितना होता है, 130। यानी जो P की वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, 2। और यही आपको फाइंड करना था। यानी आपका कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होना है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इज दिस इज द क्वेश्चन। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि दूसरा है कि 2 tan 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा। और ये आपके सामने 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ मैंने पहले एक क्वेश्चन को लिख लिया है कि 2 tan 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है, आपको वैल्यूज तो पहले ही याद होंगी, लर्न होंगी। अगर नहीं लर्न है तो आपको लर्न कर लेना है कि 2 इंटू tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बताओगे सर 1/√2 होती है। ठीक है, सॉरी tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, माफ कीजिएगा। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 अपॉन में 1 प्लस 1 2, ये 1 है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा गलत हो गया है, 1 है। और 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा।
इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है कि 15, 18, 24 का लासा है। आपको लासा निकालना है यानी एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने पहले लिख लिया हुआ है, आइए समझते हैं। लिखा हुआ क्या, 15, 18, 24, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहला आपको क्या करना है कि सबसे छोटा नंबर आपको प्राइम नंबर क्या दिख रहा है, 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 15 डिविजिबल नहीं है, ज्यों का त्यों लिख दीजिए। 2 9s are 18 और 2 1s are 2, 2 2s are 4। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, जब तक 2 से डिविजिबल होगा मैं डिवाइड करता रहूंगा। अभी देखेंगे 2 से 15 डिविजिबल नहीं है, लिख दीजिए। 9 डिविजिबल नहीं है, लिख दीजिए। 2 6 are 12। ठीक है, अभी भी मुझे कुछ 2 से डिविजिबल दिख रहा है और जब तक दिखेगा मैं करता रहूंगा। 15 डिविजिबल नहीं है, लिख देंगे। 9 डिविजिबल नहीं है, लिख देंगे। और 2 3s are 6। अब आपको इसमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो लग रहा हो कि ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 3 आता है। 3 से देखेंगे तो 3 5s are 15, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। अभी भी डिविजिबल मुझे दिख रहा है 3 से, और जब तक मुझे दिखेगा मैं 3 से डिवाइड करता रहूंगा। 5 डिविजिबल नहीं है, लिख देंगे। 3 1s are 3 और ये 1 तो नीचे लिख ही दिया जाएगा। फिर देखिए, अब 3 से कोई डिविजिबल नहीं है। 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 5 आता है। और 5 1s are 5, 5 1s are 5 और यहाँ भी 1। तो अगर आपका नीचे 1 1 1 आ गया तो यही आपका काम क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब आपको यहाँ लिखना है एलसीएम। क्या लिखना है, एलसीएम। और एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 2 कितने टाइम्स है, तो 2 जो है वो 3 टाइम्स है। ठीक है, और 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। और इनटू में क्या लिखा हुआ है, 5। तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 3 3s are 9 और 9 5s are 45। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5s are 40, 8 4s are 32, 32 में 4 ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, 36, यानी कि 360 इज द एलसीएम ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपको डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 148 अपॉन 185 का सरलतम रूप है। सरलतम रूप को ही सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं और इसी को निम्नतम रूप भी बोलते हैं। सरलतम रूप का मतलब क्या होता है कि आपको किसी एक नंबर से ऐसे डिवाइड करना है कि ये ऊपर नीचे दोनों का डिवाइड हो जाए, और जब हम डिवाइड कर लें तो इन दोनों का एचसीएफ लास्ट में क्या आए, 1 आए, उसी को हम क्या बोलते हैं, सरलतम रूप बोलते हैं। अभी आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ क्वेश्चन मैं लिख लिया है 148 बटे 185। अच्छा, अगर आपको आइडिया ना लग पाए कि ऐसे किस नंबर से डिविजिबल है दोनों, तो आप सबसे अच्छा काम क्या करो कि दोनों का एचसीएफ निकाल लिया करो। जैसे मैं कहूं कि आप 148 से और 185 का एचसीएफ निकालो, तो आप सबसे छोटे वाले नंबर से उससे बड़े वाले नंबर में क्या करोगे, डिवाइड करोगे। 148 एक कम 148। ठीक है, 5 15 में से 8 जाएगा, 7 आएगा। यहाँ बचा 7, 7 माइनस 4 कितना होगा, 3 होगा। अब 37 से जब तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आता है मैं उसके पहले वाले डिवाइजर में डिवाइड करता हूँ। यही होता है एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला। तो 37 से डिवाइड कीजिएगा 148 में, कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। तो 4 7s are 28 एंड 4 3s are 12 एंड 2 कैरी 14। तो 148 इधर आए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब जो हमारा एचसीएफ इसका आ गया वो कितना आ गया, 37 आया। इसका मतलब ये ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर ये दोनों ही नंबर ऐसे हैं जो 37 से टोटली क्या है, डिविजिबल हैं। तो आप 37 से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं और 37 से उसको भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 37 का डिवाइड मल्टीप्लाई 5 बार कीजिएगा तो 37 5 सार कितना होगा, 185 और 37 4 सार कितना होगा, 148, यानी 4/5 जो होगा वो इसका क्या होगा, सरलतम रूप होगा। 4/5 जो होगा इसका सरलतम रूप होगा और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है 4/5, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। ठीक है, तो चलिए आशा समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है
कि P के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस पी वाई बराबर 16 संपाती रेखाएं निरूपित करती है। ठीक है, एक होता है संपाती रेखाएं होना, एक होता है समांतर रेखा होना और एक होता है जो प्रतिच्छेदी रेखा होना। तीन तरीके के आपके सामने बनते हैं मैटर्स, और उन तीनों मैटर्स में आपको A1, B1, C1, A2, B2, C2 में कुछ ना कुछ रिलेशन आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप उसको एक बार समझ लीजिए। मैं आपको यहाँ संपाती समझाने जा रहा हूँ कि संपाती हो तो क्या करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपका जो सामान्य समीकरण है वो क्या होता है, वो होता है A1x प्लस B1y, ये मैंने समीकरण यहाँ लिख लिया है, और प्लस में C1, ये इक्वल किसके होता है, 0 के। और दूसरा समीकरण क्या है आपके सामने, A2x प्लस B2y है ना। और इस प्लस 16 को अगर मैं इक्वल किधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये बराबर इधर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है भाई, प्लस इक्वल किधर प्लस 16 था, मैं इक्वल किधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा -16। तो A2x प्लस B2y और प्लस में क्या C2, और ये इक्वल किसके होने वाला है, 0 के। अब आपको रूल देख लीजिए कि अगर दो रेखाएं संपाती हैं, दो रेखाएं क्या हैं, संपाती हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, अगर ये दोनों ही रेखाएं संपाती हैं तो इनके रिलेशन क्या होते हैं, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। तो यहां से देखा जाए तो A1 की जगह पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, अपॉन A2 की जगह पर क्या दिखाई दे रहा है, आपको 6 दिखाई दे रहा है, इज इक्वल टू B1 की जगह पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ माइनस केवल दिखा है, इसका मतलब यहाँ -1 लिखा है। क्या लिखा है, -1 लिखा है, यानी कि B1 की जगह पर -1 लिखा है, अपॉन में B2 की जगह पर क्या है, तो B2 की जगह पर यहाँ माइनस में P लिखा दिखाई दे रहा है, तो -P है, इज इक्वल टू C1 की जगह पर क्या है, 8 है, अपॉन में C2 की जगह पर क्या है, -16 है। ठीक है, तो आप किन्हीं दो को आपस में इक्वल कर लीजिए और वहां से P की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, क्योंकि आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, P की। यहां देख रहे हैं माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, तिरछा गुणा कर देंगे, 3 1s are 3 और 3 2s are 6, मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म कर लिया। अब P का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई देखिएगा, तो P का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा, P आएगा, इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 1s are 2, यानी जो P की वैल्यू आपके सामने निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, 2। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 नंबर, कि यदि 3x प्लस 2py इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो P का मान होगा। इस बार समांतर कह रहा है, क्या कह रहा है, समांतर। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि टोटली 3 कंडीशंस बनते हैं। पहला होता है प्रतिच्छेदी रेखा होना, दूसरा होता है संपाती रेखा होना, जैसा कि आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा, और दूसरा तो सबसे लास्ट होता है समांतर होना। तो समांतर होने के लिए भी A1 B1 C1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 में कुछ ना कुछ रिलेशन आपको लर्न करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पहले लिख लिया है, ये आपके इक्वेशंस थे 3x प्लस 2py इज इक्वल टू 2। अच्छा, इधर क्या है, इज इक्वल टू प्लस 2, इक्वल किधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, -2, यानी कि जो ये इक्वल है, अगर मैं इक्वल के इधर ले आता हूँ, इक्वल यहाँ लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसमें तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ मैंने ऐसा क्यों किया ये भी समझ लीजिए। इसको मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मैं इसको A1x प्लस B1y और प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 से मैं A1 B1 और C1 की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं। और क्यों चाहता हूं, क्योंकि समांतर रेखा होने का जो नियम होता है वो होता है A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर नहीं होगा C1 अपॉन C2 के। ये आपका क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर नहीं होगा C1 अपॉन C2 के। तो अगर यहाँ मैं वैल्यू को पुट करूंगा तो आप मुझे बताइए A1 के प्लेस पर क्या दिखाई दे रहा है, आप कहोगे सर 3 दिखाई दे रहा है, अपॉन A2 के प्लेस पर क्या दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे 2 दिखाई दे रहा है,
इज इक्वल टू b1 के प्लेस पर क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको दिखना चाहिए कि यहाँ y से y को अगर मैं काट दूं तो b1 की जगह पर 2p दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? 2p दिखाई दे रहा है। तो जहां b1 है वहां मैं क्या रखूंगा? 2p, और अपॉन में b2 की जगह पर क्या दिखाई दे रहा है मुझे? 5 दिखाई दे रहा है। क्लियर हो रहा है? अब मुझे इधर इक्वल नहीं है तो इधर लिखने का कोई मतलब भी मुझे नहीं है, मुझे इन्हीं दोनों से ही क्या मिल जाएगा? p की वैल्यू फाइंड हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? अब मुझे दिखाई देता है कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। क्या कर दूं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3s आर 15 और इधर का 2 2s आर 4p। ठीक है, और यहां से मुझे p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 और इंटू का 4 इक्वल किधर आएगा? तो अपॉन में 4, यानी कि जो p की वैल्यू वो सामने आई है वो आई है 15/4, और यही इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर कौन सा आपको करेक्ट दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, 15/4। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 7 नंबर क्वेश्चन कि यदि 15 cot थीटा इज इक्वल टू 8 तो साइन थीटा का मान होगा। ठीक है, अब कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, आप जानते हैं कि जो जितना भी हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो सब समकोण त्रिभुज के लिए होता है। किसके लिए होता है? समकोण त्रिभुज के लिए होता है। तो आप सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लो। आप क्या कर लो? एक समकोण त्रिभुज बना लो। ठीक है, ये होता है यहाँ मान लो आपका थीटा है, और थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। ये क्या होता है? आधार होता है। और ये वाला क्या होता है? आपका कर्ण होता है। अच्छा, अगर मैं यहां से देखूं तो आप कहोगे कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है? तो कॉट थीटा की वैल्यू जो लिखी हुई है वो 8 और इंटू का 15 इक्वल किधर जाएगा? तो अपॉन में 15 होगा। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, जब आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सॉरी, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, यह माफ कीजिए गलती हो गया था। आधार बटे लंब। तो आधार अगर यहां से ऊपर देखा जाए तो आधार की वैल्यू कितनी है? 8 है। तो आधार की वैल्यू कितनी है? 8 है। अगर नीचे लंब देखा जाए तो लंब की वैल्यू कितनी है? 15 है। लंब की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 15 है। ठीक है, तो अगर मुझे आधार मिल गया, लंब मिल गया, तो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा है? पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही है ना। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? लंब है 15 का स्क्वायर, और प्लस आधार कितना है? आधार है 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो आएगा 289, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आने वाला है? 289। और यहाँ से कर्ण की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो ये कर्ण की वैल्यू अगर मैं यहाँ से पूछूं तो ये वाला स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बना देगा? रूट बना देगा। रूट में 289 और करड़ी में 289 का जो वैल्यू आता है वो आता है 17। आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो कितना आया? आपका कर्ण जो है वो 17 आया। तो आपको फाइंड क्या करना है? आपको साइन थीटा फाइंड करना है। तो यहां लिख देंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। और लंब की वैल्यू कितनी है? लंब की वैल्यू है 15 अपॉन कर्ण की वैल्यू अभी आपने फाइंड किया 17। सो 15/17 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है कि यदि ए बी सी तथा एक्स वाई जेड दो समरूप त्रिभुज हैं। बना देता हूं यहां पर त्रिभुज। एक त्रिभुज है आपका ए बी सी, ए बी और सी लिख देता हूं यहां ए बी सी। और एक त्रिभुज है आपका एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। इसको एक्स नाम दीजिए, इसको वाई नाम दीजिए और इसको जेड नाम दीजिए। कह रहा है दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। दोनों ही त्रिभुज कैसे हैं भैया? समरूप हैं। ये होता है आपका समरूप का सिंबल। दोनों ही त्रिभुज हैं समरूप। तो फिर आगे कह रहा है यदि एंगल ए बराबर 75 डिग्री, ये वाला जो एंगल ए है ये कितना है आपका? 75 डिग्री। ठीक है,
और एंगल y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 57 डिग्री। ये वाला जो एंगल है आपका एंगल y ये कितना है 57 डिग्री। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है तो एंगल C का मान होगा, एंगल C का मान होगा। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ फिगर बना लिया है, आपसे एंगल A दिया है 75 और एंगल Y कितना दिया हुआ है 57 डिग्री। अच्छा, चूंकि ये दोनों ही जो त्रिभुज हैं ये समरूप हैं, तो समरूपता का एक ही नियम होता है कि इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ 75 है तो ये भी कितना होगा 75 होगा। लेकिन मुझे इस ट्रायंगल से मतलब नहीं है, मुझे इस वाले ट्रायंगल से मतलब है। और ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे एंगल C फाइंड करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर ये 57 है तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट ये भी कितना होगा 57 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों ही जो ट्रायंगल्स हैं वो कैसे हैं समरूप हैं। तो अगर ये वाला 57 है तो ये भी कितना होगा 57 होगा। ये 75 है तो इसका ये भी एंगल कितना होगा 75 होगा। यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में क्या होंगे सेम होंगे। अब आप जानते हैं कि किसी एक ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। यानी अगर मैं देखूं यहाँ पर तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ये इक्वल किसके होगा 180 डिग्री के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। एंगल A की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 75 डिग्री प्लस एंगल B की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 57 डिग्री। और आपको एंगल C क्या करना है फाइंड करना है, और ये इक्वल किसके है 180 डिग्री के। तो यहां से देखूं एंगल C प्लस इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 5 7 12 और 5 7 12 एंड 1 13, तो 132 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्लियर हो रहा है? तो यहां से एंगल C की वैल्यू जब मैं फाइंड करने चलूंगा तो 180 डिग्री और प्लस का 132 उधर जाएगा तो माइनस 132 और सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 10 माइनस 2 होता है 8 और यहाँ 17 माइनस 13 कितना होगा 4, यानी 48 डिग्री आपका किसकी वैल्यू आई एंगल C की वैल्यू आई। और यही इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि बिंदु M -3,4 की मूल बिंदु से दूरी है। ठीक है, यानी आपका दिया हुआ M -3,4। तो यहाँ देखिए मैंने लिख लिया है यहाँ पर पॉइंट आपके -3,4 यही आपका पॉइंट था। यानी आपका x अक्ष पर कितना है -3 है और y अक्ष पर कितना है आपका 4 है। यानी आप यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि x की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू कितनी है 4। अब मूल बिंदु से दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √x² प्लस y²। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा x की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 का स्क्वायर और प्लस y की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। तो 16 प्लस 9 रूट के अंदर आ जाएगा 25 और 25 का जो स्क्वायर रूट बाहर निकल के आएगा वो आएगा 5 मात्रक। क्योंकि कोई इसका यूनिट नहीं है तो हम क्या बोलेंगे 5 मात्रक। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन कि बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। आपसे मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। दो बिंदु हैं, एक बिंदु है -2,6, यहाँ मान लीजिए एक बिंदु आपका A है और इस बिंदु का जो निर्देशांक है वो है क्या -2,6 -2,6 और दूसरा बिंदु क्या है आपका -2,10। देखते हैं क्या है -2,10। एक दूसरा बिंदु यहाँ पर आपका B है और इसका जो निर्देशांक है वो है -2,10 और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक लेना है। क्या लेना है? इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक लेना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या मान लीजिए P(x, y) मान लीजिए। और मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो क्या होता है P
x कॉमा वाई इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, यही होता है। अब आपको देखना है, अच्छा m1 m2 क्या होता है, चूंकि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, यानी m1 की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी और m2 की भी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ठीक है। अब यहाँ पर उठा के पुट करेंगे तो m1 की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x2, और यहाँ m2 की वैल्यू 1 रखेंगे तो x2 1 सार x1 1 सार x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा और m1 प्लस m2 यानी, अच्छा चलिए देख लेते हैं, m1 की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू y2 कॉमा 1 इंटू y1 अपॉन में m1 प्लस m2, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब देखिए फिर आगे क्या करेंगे, अब आपको x2 की वैल्यू क्या, ये आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है, तो x2 कितना है आपका -2 है और प्लस x1 कितना है, ये भी -2 है, ठीक है, और अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1 कॉमा y2 की को देखा जाए तो y2 क्या है 10 है और प्लस y1 कितना है 6 है अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1, क्लियर हो रहा है। अब यहाँ से देखें तो -2 और प्लस इंटू माइनस, ये भी माइनस, -2 -4 हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस 1 2 होगा, कॉमा 10 प्लस 6 कितना होता है 16 अपॉन में 1 प्लस 1 2, तो 2 2s are 4 एंड 2 8s are 16, तो यहाँ पर जो निकल के आएगा वैल्यू वो आएगा -2 और कॉमा में क्या होगा 8 होगा, तो -2, 8 इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होना है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा क्वेश्चन लिखा है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD परपेंडिकुलर BC हो तो AD स्क्वायर बराबर होगा। तो एक समबाहु त्रिभुज है ABC, मैं एक समबाहु त्रिभुज बना दूं, यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बना देते हैं ABC, ठीक है, इसको नाम दे दिया जाए A, इसको नाम दे दीजिए B और इसको नाम दीजिए C। और फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि AD जो है वो लंब है किस पर BC पर, ये BC है और यहीं पर एक पॉइंट है आपका D और ये इस पर क्या है लंब है, पूरी तरह से क्या है लंब है। इतनी बात हो रही है क्लियर। अच्छा, आप जानते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सभी साइड क्या होंगी इक्वल होंगी, ये भी बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर मैं आपसे कह दूं कि जो BC होगा ये भी इक्वल होगा, अगर मैं यहाँ से कहूँ क्या तो आप कहोगे AB इक्वल BC इक्वल CA, AB इक्वल BC इक्वल CA, और अगर मैं BC इक्वल आपसे पूछूं क्या होगा तो आप कहोगे कि सर BD और प्लस CD, BD प्लस CD, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर है इसको 2 इक्वल पार्ट में क्या कर देगा डिवाइड कर देगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई है। अब आपसे कह रहा है कि अगर AD परपेंडिकुलर है BC तो AD स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी आपसे AD स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछा है। तो चलिए मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाना शुरू करता हूं। तो आप देखिए यहां अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय देखूं तो आप एक चीज देख रहे हो कि ये पूरा आपका लंब है और लंब मतलब 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि AD स्क्वायर बराबर क्या होगा तो आप कहोगे ये तो लंब है, तो लंब का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर, AB स्क्वायर और माइनस क्या BD स्क्वायर, माइनस में क्या BD स्क्वायर। भाई AD स्क्वायर बराबर क्या होगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं फर्स्ट। इसी प्रकार हम दोबारा करेंगे, दोबारा अब इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं तो फिर आप कहेंगे वही सेम कहानी AD स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि ये जो साइड है वो इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है, तो AD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा अब आपका AC स्क्वायर और माइनस में क्या CD स्क्वायर,
माइनस में सी डी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका, सेकंड हो गया। इन दोनों ही इक्वेशन को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो ये भी प्लस ये भी प्लस, सबको जोड़ना है, ठीक है। तो ऐड कर रहे हैं तो ए डी और एक ए डी, कितना ए डी हो गया, हो जाएगा 2AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर। अब दोनों में यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, BD स्क्वायर और प्लस CD स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। अब आप यहाँ देखेंगे 2AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस, अच्छा क्योंकि मुझे आंसर जो देना है ऑप्शन वाला दिखाई गया, ऑप्शन देखिएगा क्या करना है आपको, ऑप्शन जो है CD के फॉर्म में दिया गया है, तो आपको आंसर भी किस फॉर्म में लाना है, CD के फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो आप जानते हैं यहाँ CD लिखा हुआ है। अच्छा अगर CD को देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ लिखेंगे BD स्क्वायर और प्लस में CD स्क्वायर, इसको लिख ही दिया जाए, ठीक है। अब आप बताइए अगर आपको यहाँ देखा जाए AB स्क्वायर, AB बराबर क्या हो सकता है, तो AB जो होगा वो भी BC के इक्वल होगा, तो क्या मैं AB स्क्वायर की जगह पर BC स्क्वायर लिख सकता हूँ। आप कहोगे क्यों, क्योंकि BC बराबर क्या लिखा हुआ है AB, तो AB बराबर क्या हो सकता है BC स्क्वायर। ऐसे ही AC बराबर भी क्या लिखा हुआ है BC, तो इसको भी मैं क्या बोल दूंगा BC का स्क्वायर। और माइनस यहाँ पर BD बराबर क्या लिखा है, BD बराबर लिखा हुआ है यहाँ पर सॉरी BD प्लस CD बराबर कितना है BC है, BD प्लस CD बराबर कितना है BC। तो आपको CD के फॉर्म में लिखना है, यानी जो BD है वो किसके बराबर है CD। यहाँ लिख लीजिए एक बात और कि BD इक्वल है किसके, CD के। तो जहाँ BD है वहाँ लिख दीजिए CD का स्क्वायर, और ये CD स्क्वायर पहले ही लिखा है, मैं सबको CD के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, ठीक है। और इधर 2AD है, 2AD स्क्वायर लिख दीजिए। दोबारा देखेंगे, फिर लिखूंगा 2AD स्क्वायर इज इक्वल टू BC, और BC की जगह पर क्या लिखेंगे, आप जान रहे हैं कि BC की जगह पर BD और प्लस CD, BD प्लस CD बोलें या 2CD बोलें, तो 2CD का क्या बोलेंगे आप, स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है। प्लस ऐसे BC को क्या लिखेंगे, इसको भी 2CD का क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। और माइनस में CD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर यानी कि 2CD स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। अब यहां से आप देखेंगे 2AD स्क्वायर इज इक्वल टू 2CD प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है CD स्क्वायर, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होता है CD, यहाँ CD स्क्वायर और माइनस 2CD स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। तो 2AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8, और 8 में से 2 जाएगा तो 6CD स्क्वायर होगा, और 2 3 जार 6। सो AD स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 3CD स्क्वायर, 3CD स्क्वायर। और आपको यही निकालना था कि AD स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपको इसमें दिख रहा है, आपको दिख रहा है 2CD स्क्वायर, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सॉरी 3CD स्क्वायर, तो इसमें कहीं ऑप्शन दिख रहा होगा आपको 3CD स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सी आपका गलत है, ठीक है। 3CD स्क्वायर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आशा है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है कि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 7,5, 5,7 और -3,3 हैं। यदि BC का मध्य बिंदु D है तो AD की माप होगी। आपसे AD की माप पूछ रहा है, अब आप कैसे निकालेंगे, आप देखिए, चलिए देखते हैं। यहाँ आपको क्या करना है, आपको इस AD की माप निकालनी है, तो आप क्यों ना इस D का निर्देशांक निकाल लें। और D क्या है, BC का मध्य बिंदु है, DC का क्या है, मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2/2। यानी कि अगर मैं D का निर्देशांक आपसे पूछूं तो D का निर्देशांक क्या होगा, x1 प्लस x2 यानी कि 5 और प्लस -3, तो 5 - 3 क्या होगा 2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2/2, तो 7 और 3 कितना होगा 10, 10/2, तो 2 से 2 कटा 1 आया, और 2 5 10, तो निर्देशांक कितना आया 1,5 आया। तो ये D का निर्देशांक आ गया 1,5। अब आपको AD की वैल्यू फाइंड करनी है, तो AD तो आपके लिए आसान ही हो गया, आप फॉर्मूला ही जानते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो x1 कितना है 7,
माइनस x2 कितना है 1, तो 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर यानी कि 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 7 माइनस 1 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और 5 माइनस 5 0, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है, 36 प्लस 0 36 ही होगा और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, तो 6 मात्रक जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर आपका है सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है कि यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, सेक थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 2। आप सब जानते हैं कि सेक थीटा बराबर सेक कितने डिग्री की वैल्यू 2 होती है, तो आप कहोगे कि सेक 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है। तो यहाँ से कंपेयर कराओगे तो थीटा की वैल्यू आपको क्या दिखेगा 60 डिग्री दिखेगा और आपका यही जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, लिखा हुआ है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या करेंगे, इसको आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा होती है। क्लियर हो रहा है। अब देखिए यहाँ आपका बेस जो है वो सेम है यानी डिनोमिनेटर सेम है, तो लिख दीजिए नीचे साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू में क्या दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या कर सकता हूँ कैंसिल कर सकता हूँ, तो ऊपर केवल क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये आपको सर्व समीकरणों के फॉर्मूले से दिखेगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है कि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके आधार की त्रिज्या होगी। यानी कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार होता कैसा है, बेलन का आधार जो है वो वृत्ताकार होता है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते ही होंगे पाई आर स्क्वायर होता है और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया हुआ है 9 पाई। तो यहाँ से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी और यहाँ से r की वैल्यू देखेंगे तो रूट में 9 होगा और रूट में 9 की वैल्यू क्या आती है 3 आती है, यानी कि जो आधार की त्रिज्या है वो कितना आया 3 सेंटीमीटर आया और आपसे पूछा क्या है उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है ए। ठीक है, आपको आधार की त्रिज्या निकालनी थी और आधार की त्रिज्या कितनी आई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। कह रहा है कि एक वृत्त है, बना लीजिए एक वृत्त और एक वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया गया है। क्या बनाया गया है वर्ग। और एक बात और कहा है कि इस जो वृत्त का जो त्रिज्या है वो कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी अगर मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 4, तो यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी होगी 4, यानी ये अगर मैं इसके डायगोनल को बात करूँ तो डायगोनल इसका पूरा कितना होगा 8 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 4, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं, आपको पता है कि जो वर्ग का विकर्ण जो होता है, वर्ग का विकर्ण जो होता है वो होता है √2a। भाई देखिए ये एक वृत्त के अंतर्गत बना है आपका ये वर्ग, और वर्ग अगर इसको मैं केंद्र मानूं तो जो हमारा वर्ग, जो मेरा ये डायगोनल है, जो मेरा विकर्ण है किसका वर्ग का विकर्ण इस सेंटर से होकर के जाएगा, तो वर्ग का विकर्ण जो होता है वो वृत्त का क्या होगा व्यास होगा। तो वर्ग का विकर्ण वृत्त का व्यास होगा, तो वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो व्यास क्या होगा उसका दुगुना 8 सेंटीमीटर होगा। तो यानी वर्ग का विकर्ण कितना है
8 सेंटीमीटर। और यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा 8 इंटू का √2 इक्वल किधर आएगा तो अपॉन में √2 सेंटीमीटर, यानी a की वैल्यू जो है वो आएगी 8 अपॉन √2 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। आपको क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर। तो a कितना है 8 अपॉन √2, 8 अपॉन √2, और इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर होता है 64 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा रूट हट जाएगा, दो से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा। वर्ग अंतराल दिया है 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, और बारंबारता दिया है 4, 2, 1 और 3। आपको क्या निकालना है, इसकी माध्य निकालनी है। तो यहाँ मैंने पहले लिख लिया क्वेश्चन को, वर्ग अंतराल और बारंबारता। अच्छा, अगर वर्ग अंतराल दिया हो तो आपको xi निकालना है। सबसे पहला काम तो आपको लिख लेना चाहिए, आप जानते हैं कि माध्य का फॉर्मूला x बार इक्वल टू होता है सिग्मा fi इंटू xi और अपॉन में सिग्मा fi। तो fi इंटू xi आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको xi फाइंड करना होगा। xi क्या होता है, दोनों को जोड़ करके आधा कर देना। तो 5 और 3 8, 8 बटे 2 कितना होगा, 4 होगा। 7 5 12, 12 बटे 2 करेंगे 6 होगा। 7 9 16, 16 बटे 2 करिएगा तो 8 आएगा। 11 9 20, 20 बटे 2 करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, अब आपको fi इंटू xi निकालना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना होगा। 4 चौके कितना होता है 16, 6 दूना कितना होता है 12, 8 एक कम कितना होता है 8, और 10 तिया कितना होता है 30 होता है। ठीक है, अब सबको जोड़ दीजिए। अब आपको सिग्मा fi xi चाहिए। सिग्मा माने होता है एडिशन, तो सबको जोड़िए। तो 6 2 8, 8 8 16, 16 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। 1 और 1 कैरी 2, 2 और 1 3, 3 और 3 कितना होता है 6, यानी कितना आएगा सिग्मा fi xi 66 आ रहा है। और सिग्मा fi भी नीड है आपको, तो 4 2 6 1 7, 7 और 3 कितना होता है 10, यानी कि सिग्मा fi xi कितना आया 66 आया, और सिग्मा fi कितना आया 10 आया, और डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 6.6, और 6.6 ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 18 नंबर क्वेश्चन कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो आप जब पासे को फेंकते हैं कोई एक पासा, तो आप या तो उसमें 1 पाओगे, या तो उसमें 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। इस 6 के अलावा कोई और आने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो मैं कहूँ कि कुल कितनी प्रायिकता हो सकती है, तो कुल आपके पास 1 2 3 4 5 6, यानी कि कुल पॉसिबिलिटीज कितनी है, 6 है। तो कुल प्रायिकता कितना लिखेंगे, नीचे यहाँ 6 लिखेंगे, क्योंकि प्रायिकता का फॉर्मूला होता है संभावित प्रायिकता अपॉन कुल प्रायिकता। तो कुल प्रायिकता कितनी है, 6 है। अब संभावित कितनी है, तो जितनी हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी उतनी हमारी संभावित प्रायिकता है। तो अभाज्य संख्या यहाँ पर आपको कितनी दिखाई दे रही है, एक तो अभाज्य संख्या आपका 2 है, और दूसरा अभाज्य संख्या आपका क्या है 3 है, और तीसरा अभाज्य संख्या क्या है यहाँ पर आपका 5 है। तो टोटल कितनी संभावनाएं बन रही हैं अभाज्य संख्या आने की, 3 संभावनाएं बन रही हैं, यानी कि संभावित प्रायिकता कितनी है आपकी 3 है। अब आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, 3 1 कम 3 और 3 दूना 6, यानी 1/2 जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 19 कि यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 21 हो तो उसका बहुलक क्या होगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है आपके बोर्ड्स में। तो देखिएगा, माध्य दिया है 20.5 और माध्यिका कितना दिया है 21 दिया है। आपसे बहुलक पूछा है, तो बहुलक माध्यक और माध्य में क्या रिलेशन होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य।
ठीक है। तो यहाँ से आपको बहुलक निकालना है तो लिखेंगे 3 गुणे माध्यक कितना लिखा हुआ है, माध्यक यानी कि माध्यिका 21 माइनस 2 गुणे माध्य, और माध्य कितना लिखा है 20.5। तो मल्टीप्लाई करिएगा 21 3 कितना होता है 63 होता है, माइनस 20 दूना 40 और यहाँ 5 तो ये कितना हो जाएगा 41। 20.5 का मल्टीप्लाई जब आप 2 में करिएगा तो 41 आएगा, ठीक है। और 3 में से 1 गया 2, 6 में से 4 गया 2, ठीक है। 3 में से 1 गया 2, 6 में से 4 गया 2, तो जो बहुलक आएगा वो 22 आएगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 20 जो लिखा हुआ है वो लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आप जानते हैं कि जो घटना की प्रायिकता है वो या तो एक होगा, जो प्रायिकता होती है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो उससे कम हो सकता है। तो यहाँ देखिए, अगर मैं 4/3 को देखूं तो 3 एकम 3 और 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, ये 1 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो यही आपका नहीं हो सकता। बाकी आप सबको देखेंगे, ये भी 1 से कम है, ये भी, या तो ये 1 है और ये 1 से कम है, ये भी 1 से कम, ये तो 1 है ही, और ये भी 1 से कम, तो यही जो है वो 1 से क्या है अधिक है। और 1 से अधिक कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रायिकता या तो 0 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या 0 और 1 के बीच में हो सकती है, कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकती। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ आपका ये पूरा पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो सेक्शन बा की तरफ बढ़ेंगे। अब हमारा यहाँ पर सेट नंबर 7 2024 का ये जो खंड आ है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में खंड बा की तरफ बढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपको पूरी तरह से मैथमेटिक्स में अगर सपोर्ट चाहिए तो आपको इसी चैनल पे मिलेगा। आप इस चैनल से जुड़ करके एक बेहतरीन मार्क्स गेन कर सकते हैं और आप बोर्ड्स में एक अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।